नमस्कार। अभी अपन चलेंगे जूनागढ़ देखने के लिए। इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है चिंतामणि फोर्ट। पहले जो बना था इसका नामकरण चिंतामणि फोर्ट किया गया था, लेकिन किसी ने इसको चिंतामणि फोर्ट बोला नहीं, इसको गढ़ ही बोला जाता था। 1902 में जब राज परिवार ने नया महल बना लिया, राज परिवार यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो इसको पुराना गढ़ बोलने लगे। तो जूना मतलब पुराना, गढ़ मतलब किला, पुराना किला बीकानेर का। अभी अपन किले के पहले दरवाजा करण प्रोल से अंदर जा रहे हैं। कुल मिला के इसमें 5 दरवाजे हैं एंट्री एग्जिट के लिए, करण प्रोल, सूरज प्रोल, रतन प्रोल, दौलत प्रोल करके। और देखिए दरवाजों के ऊपर ये जो किले लगे हुए हैं बीच में, ये सिक्योरिटी के लिए है। पुराने समय में जब युद्ध होता था तो किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। जब दरवाजे बंद होते तो हाथी टक्कर मार के इनको गिराता था, तो उन्होंने स्पाइक्स ये किले लगवा दिए जिससे कि हाथी जोर से टक्कर नहीं मार सके। तो ये सब सिक्योरिटी के लिए है। दूसरा, हर दरवाजे का एक अलग नाम है। नाम अलग इसलिए दिया गया जिससे कि राजा को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके उसके गेस्ट और एनिमीज की, जिससे उनको उसी हिसाब से ट्रीट किया जा सके। और ये दरवाजे अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं द्वारा अलग अलग टाइम में ऐड किए गए। ये इस किले का दूसरा दरवाजा है दौलत प्रोल। देखिए इसमें भी किले लगे हैं, वो सिक्योरिटी के लिए है। हर गेट का अलग नाम है, करण प्रोल, दौलत प्रोल, ये बताया मैंने आपको सिक्योरिटी के लिए। फिर सभी दरवाजे एक डायरेक्शन में नहीं है, सभी जिगजैग है, जिससे कि हाथियों को जगह नहीं मिल सके, जिससे वो स्पीड बना सके, पेस बना सके। जब हाथी स्पीड नहीं बना पाएगा तो ज्यादा जोर से टक्कर नहीं ठोक पाएगा। तो ये सब सिक्योरिटी के लिए है। इधर देखिए आप, ये हाथ जो प्रिंट है, हैंड प्रिंट जो है, ये सती माता के हैं। सती आपने सुना होगा। सती शब्द जो है वो शिव जी के पहले वाइफ से आया था, पहली पत्नी का नाम सती माता था, उन्हीं से लिया गया है। ये वो औरतें थी जब हस्बैंड की डेथ होने के बाद दे डू नॉट वांट टू लिव, वो जिंदा नहीं रहना चाहती थी, वो अपने आप को उसी डेड बॉडी के साथ खत्म करना चाहते थे। और उनको जब खत्म होने के बाद वो उसी जो चिता जलती थी उसी के अंदर डेड बॉडी को गोदी में लेके बैठ के अपने आप को खत्म करती थी, उनको सती कहा जाता है। ये मोस्टली आपको इंटरनेट पे किताबों में मिलता है, बट ये जरूरी नहीं है कि सती हमेशा पति के लिए हो। सती किसी के लिए भी हो सकता है। तो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ये है कि सती कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि औरत ही बने। सता भी होते हैं, हमारे आदमी भी हुए हैं सता। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा पत्नी के लिए हो, पति के लिए हो, ये किसी के लिए भी हो सकता है। ये आप अपने माता पिता, बच्चों, फ्रेंड, राजा, शहर की, मतलब किसी के लिए भी आप सती हो सकते हो। मतलब आपको लगे कि उसके बिना आपका जीवन व्यर्थ है, आप उसके बिना तो इंसान चला गया, उसके बिना आप जिंदा नहीं रहना चाहते और आप सती प्रैक्टिस मतलब कमिट करते हो, तो ये होता है। ये फोर्सफुली नहीं था। और ओरिजिनल जब स्टार्ट हुआ था ये बाय चॉइस था। किसी लेडी या आदमी ने बोल दिया कि मुझे सती या सता होना है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल उनके परिवार से, उनकी कम्युनिटी से, उनके रिलीजन से आके चेक करता था कि वो सती हो सकते हैं कि नहीं। कैसे चेक करते थे? उनको पेन देते थे, जैसे बाल निकालना, हाथ अंगुलियों को काट के कट लगाना, ऐसे दर्द देते थे। अगर उनको दर्द महसूस हो, अगर एक भी एक्सप्रेशन होता दर्द का, तो उनको सती बनने का परमिशन नहीं होता, वो अलाउड नहीं होती सती के लिए। अगर उनको किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती तभी उनको अलाउ किया जाता था टू बिकम ए सती, टू प्रैक्टिस सती थी। अपन एंटर हुए दौलत प्रोल, करण प्रोल। अभी अपन निकल रहे हैं फतेह प्रोल से। फतेह प्रोल से अपन चलेंगे पार्किंग की तरफ, जहाँ पे टिकट विंडो है इस किले का। वहाँ से टिकट लेके अपन किले के म्यूजियम और अलग महलों में जाके विजिट करेंगे। इस महल के अंदर काफ़ी म्यूजियम है, मंदिर है, अलग अलग कोर्टयार्ड बने हुए हैं, उनका व्याख्या अपन अंदर चल के करेंगे। ये सूरज प्रोल देख, सूरज प्रोल पे 2 हाथी हैं, 2 हाथी के ऊपर 2 वॉरियर्स हैं। ये हैं जैमल और फत्ता की मूर्तियाँ। जैमल फत्ता वो योद्धा थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ चित्तौड़ में लड़े थे ये। और जब पूरा मुगल आर्मी ने अटैक किया था चित्तौड़गढ़ पे, तो किला पूरा खाली था, लेकिन जैमल फत्ता ने किला छोड़ने की बजाय अपने किले की रक्षा करना उचित समझा। और जब तक मुगल आर्मी को अंदर नहीं जाने दिया, जब तक उनके शरीर में प्राण रहे। और जब फाइनली अकबर की आर्मी ने इनको खत्म कर दिया, जब अकबर की आर्मी एंटर हुई किले के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, उन्होंने देखा कि किला तो पूरा खाली था, तो अकबर बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। उसके बाद उसने उसी समय अनाउंस किया कि जिस किले के पास ऐसे योद्धा हो उस किले को कभी भी जीता नहीं जा सकता। और
उसके बाद उसने हिंदुस्तान में एक ऑर्डर पास किया कि जितने भी हिंदुस्तान के किले अविजित किले हैं वो किले जयमल और फत्ता की मूर्ति लगा के उनको ऑनर करे। किले के म्यूजियम की एंट्री पे आ गए हैं। यहाँ पे ये देखिए नया भाग है, जो नया पोर्शन है इस किले का। ये किला 1589 में बना। बीकानेर शहर जो है 1488 में 1488 में बना और ये किला जो है उसके 101 साल बाद 1589 में बना। इसका मतलब ये नहीं है कि 1589 में ये किला कंप्लीट हो गया था। ये किला स्टार्ट हुआ था 1589 में, बट उसके बाद अलग अलग राजाओं ने अलग अलग पार्ट इसमें ऐड किए। जो लास्ट कंस्ट्रक्शन है इसका वो 1937 में हुआ 21वें महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा। और ये बना तब राज परिवार यहाँ पे रहता भी नहीं था। राज परिवार यहाँ से मूव कर गया था नए महल में, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, लालगढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। और राज परिवार वहाँ पे 1902 में यहाँ से शिफ्ट कर गए थे। बट 1937 में महाराजा गंगा सिंह जी जो 21वें राजा थे बीकानेर के, वो अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे। उस ओकेजन पे इन्होंने नया पार्ट ऐड किया इस किले के अंदर। पुराने किले में अपन को सुंदर पेंटिंग्स दिखेगी, फ्रेस्कोस दिखेगी और नए पार्ट में अपन को बहुत सुंदर कार्विंग देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बोला बीकानेर शहर जो है वो राव बीकाजी के द्वारा बसाया गया था। राव बीकाजी जो राव जोधा जी के 2nd नंबर लड़के थे, इन्होंने बीकानेर शहर बसाया। राव बीकाजी पहले राजा थे बीकानेर के संस्थापक थे। इसके बाद सीधा अपन आते हैं 21वें महाराजा गंगा सिंह जी के ऊपर। महाराजा गंगा सिंह जी 21वें राजा थे। इनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट महाराजा हुए, उनके बारे में अपन उनके रूम्स में जाएंगे अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। 21वें राजा महाराजा गंगा सिंह जी को एक फाउंडर ऑफ द मॉडर्न बीकानेर है ना, वो भी माना जाता है, क्योंकि 7 साल की उम्र में ये राजा बन गए। 7 साल की उम्र में राजा बन के इन्होंने अपनी जो आगे की पढ़ाई है, जो हायर एजुकेशन है, वो सारी स्कॉटलैंड एडिनबरा से की। जब वापस आए तो अपनी यूरोपियन इंग्लिश टीम के साथ आए और इन्होंने बहुत कुछ किया बीकानेर के लिए। आज जो भी बीकानेर में वो देखने को मिलता है उसमें 90% जो है वो महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। जैसे इन्होंने ऊँटों की आर्मी बनाई जिसने 1st और 2nd वर्ल्ड वार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने खुद ने 1st वर्ल्ड वार और 2nd वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया। ये पहले भारतीय थे जो अंग्रेजी सेना के अंदर जनरल बने, पहले भारतीय थे और इकलौते भारतीय थे जिनको 1st वर्ल्ड वार के बाद वर्साई की संधि के अंदर बुलाया गया था। नॉट ओनली एज ए विटनेस के रूप में नहीं, गवाह के रूप में नहीं, इनको एज ए सिग्नेटरी बुलाया गया था। तो महाराजा गंगा सिंह जी कोई बीकानेर और इंडिया के बड़े राजा नहीं थे, उनकी गिनती दुनिया के महान राजनीतिज्ञों में होती थी। ये बीकानेर के अंदर बिजली लेके आए, इन्होंने बीकानेर के अंदर रेलगाड़ी ट्रेन लेके आए, इन्होंने पंजाब से नहर लेके आए जो पुराने समय में गंग कैनाल के नाम से जानी जाती थी, आज इसको इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है, वो भी महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। इनको जब किंग जॉर्ज V एज ए एम्परर ऑफ इंडिया पहली बार हिंदुस्तान आया तो महाराजा गंगा सिंह जी को 2 ऑनर मिले, ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया एंड ग्रेट कमांडर इंडियन एम्परर। ये हाईएस्ट टाइटल थे आज तक के किसी भी हिंदुस्तानी को किसी अंग्रेज के द्वारा दिए गए। महाराजा गंगा सिंह जी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पैरेलल जुडिशरी सिस्टम स्टार्ट किया। इससे पहले सारी जुडिशरी पावर्स महाराजा के पास होती थी, बट महाराजा गंगा सिंह जी ने पैरेलल जुडिशरी सिस्टम स्टार्ट किया। महाराजा गंगा सिंह जी ने हिंदुस्तान के अंदर इंश्योरेंस लेके आए, इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस करने वाले भी महाराजा गंगा सिंह जी हैं। तो ये मैं जो कुछ मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया। आज स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल जो है जिसमें प्रेजेंट राज परिवार रहता है लालगढ़ पहले, सब कुछ महाराजा गंगा सिंह जी की देन है। उसके बाद आते हैं अपन, महाराजा गंगा सिंह जी के लड़के थे महाराजा सादुल सिंह जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। ये हिंदुस्तान के पहले राजा थे जिन्होंने आज़ादी के बाद ट्रीटी पे साइन किया बिना किसी कंडीशन के। और बीकानेर शहर जो है वो मर्ज हुआ यूनियन ऑफ इंडिया में। बीकानेर उस समय बहुत बड़ा राज्य था। जब बीकानेर ने साइन कर दिया ट्रीटी तो आधी से ज़्यादा जो रियासतें थी उन्होंने बीकानेर को फॉलो किया। मतलब बीकानेर ने अगर साइन किया तो ज़रूर इसी में उनकी भलाई है और उन्होंने हिंदुस्तान को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो महाराजा सादुल सिंह जी और बीकानेर स्टेट जो है ये पहले थे जिन्होंने ट्रीटी पे साइन किया और मर्ज हुई यूनियन ऑफ इंडिया में। महाराजा सादुल सिंह जी के लड़के महाराजा करनी सिंह जी, डॉक्टर करनी सिंह जी, इनको सिर्फ टाइटल मिला, कुछ पावर नहीं मिले थे क्योंकि इनके पिताजी ने साइन कर दिया था ट्रीटी के ऊपर। तो बीकानेर के लोगों द्वारा आमंत्रण पे ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये MP रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कंटिन्यू 25 साल तक कंटिन्यू MP रहे। और कभी
कभी नहीं आ रहे और उसके बाद इन्होंने खुद ने ही विड्रॉ कर लिया। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया। वो इंडिपेंडेंट एमपी रहे, किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट रहे। और ये महाराजा करणी सिंह जी जो थे वो वर्ल्ड चैंपियन थे क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग में। इनके महाराजा करणी सिंह जी के जो लड़के थे महाराजा नरेंद्र सिंह जी जो आखिरी राजा हुए बीकानेर के, और करणी सिंह जी के जो बड़े लड़की थे राजश्री बाईसा, जिनको बोलते हैं राजश्री बाईसा, वो भी क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग में बहुत बढ़िया थे। उन्होंने भी अर्जुन अवार्ड मिला है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये है। अभी देखिए ये एंट्रेंस जो था ये पहले सिर्फ राजा के लिए होता था। राजा जो घोड़े पे जाता था तो उसके लिए स्लोप बना हुआ है, और ये जो जिगजैग है ये घोड़े के पैर स्लिप नहीं हो इसके लिए बनाया गया है। बट आज के दिन में यही एंट्रेंस है सभी के लिए। ठीक है, मैंने बोला ये किला जो है जूनागढ़, ये मैं नहीं बोलता कि राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। राजस्थान में बहुत किले हैं जो इससे भी बड़े होंगे, बट मैं बोलता हूँ ये राजस्थान का सबसे सुंदर किला है। और मेंटेनेंस में ये राजस्थान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट मेंटेन, बेस्ट प्रिजर्व फोर्ट है। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी थी। एवरीबडी, हर आदमी अलाउड था एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेल्थ और प्रॉपर्टी रखने के लिए। किसी के पास ज़्यादा है तो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती। बीकानेर राज परिवार ने बहुत कुछ गवर्नमेंट को और अलग अलग संस्थाओं को दान में दिया, और उस समय के सबसे बड़े वो दानी भी बने। लेकिन वो ये किला जो है जूनागढ़ वो नहीं देना चाहते थे सरकार को, तो उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया, प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, और इस ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। तो जो भी पैसा आता है एंट्री परमिट से, कैमरा चार्जेस से, सारा पैसा जो है इस किले की मेंटेनेंस पे जाता है, और जो बाकी पैसा बचता है वो बीकानेर में चैरिटी के काम के लिए जाता है। जैसे बीकानेर की विधवा औरतों की पेंशन के लिए, बीकानेर के अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए, ऐसे कामों में यूज किया जाता है। वो एडम ब्लॉक है, ऑफिस है, जहाँ पे सारा का सारा ट्रस्ट का हिसाब किताब रखा जाता है। स्टाफ बैठता है, ऑफिस लगता है, जो ऑफिस इंचार्ज हैं वगैरह सब वहीं बैठते हैं। और इधर देखिए ये मंदिर कॉम्प्लेक्स है, ये मंदिर कॉम्प्लेक्स है, हर मंदिर बोला जाता है इसको। जब राज परिवार यहाँ रहता था तो पूजा पाठ, शादी ब्याह सभी यहीं होते थे, बट अभी इसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए बंद है, बट आज भी एक्टिव मंदिर है ये। जब सुबह किला खुलता है तो पहले स्टाफ आके पूजा पाठ करता है, उसके बाद ही इस किले को खोला जाता है। इसमें हर देवी देवताओं के मूर्ति, फोटो लगी है अंदर। काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफी मंदिर है इसके अंदर, छोटे छोटे अलग अलग मंदिर हैं इसके अंदर बने हुए हैं। वो चांदी का दरवाजा लगा हुआ है, देखिए बहुत सुंदर चांदी का दरवाजा है, पुराना उस समय का ही दरवाजा है। अभी अपन दूसरे कोर्टयार्ड में चलेंगे जिसका नाम है होली चौक। ये इस किले का सेकंड कोर्टयार्ड है जिसको होली चौक बोला जाता है। होली चौक क्योंकि राजा के लिए होली खेलने का चौक था ये। बीच में देखिए इधर वो बीच में जो लगा है सीट वगैरह, वहाँ पे राजा बैठते थे। ऐसे नहीं, कुशन्स वगैरह लग के फिर राजा बैठते थे। उसके बाद सभी लोग एक एक करके इस महल में अंदर आते। सभी लोग तो नहीं, इंपॉर्टेंट लोग जो थे टाउन के वो आते, एक एक करके राजा के पास जाते, राजा के पैर छूते। उसके बाद राजा के साथ होली खेलते थे, राजा के कलर लगाते थे, राजा भी रिपीट करते थे। और उस समय पर्दा प्रथा थी जो बहुत फेमस थी, तो रानियों को आदमियों के बीच में नहीं आती थी, रानियां पर्दे के अंदर रहती थी। तो ऊपर जो झरोके दिख रहे हैं वहाँ वो रानियों के लिए हैं। रानियां वहाँ से देखती थी कि कैसे होली खेली जा रही है, कैसे चल रहा है। और इसमें जो मार्बल लगा है इस कोर्टयार्ड में, ये सारा मार्बल इटली से लाया गया है, इटालियन करारा मार्बल है। हमारे राजस्थान में बहुत बढ़िया क्वालिटी का मार्बल यूज किया जाता है, मतलब होता है, जो उससे ताजमहल बना है। बट ये इटली से लेके आए जस्ट टू शो कि कितने वेल कनेक्टेड थे वेस्टर्न वर्ल्ड से, कितना बढ़िया कनेक्शन है उनका, तो इसलिए लेके आए। और उधर देखिए वहाँ पे ब्लू टाइल्स जो दिख रही है आपको झरोके में, वो हॉलैंड से लाई गई है। विलो पैटर्न डेल्फ टाइल है, डेल्फ शहर से लाई गई है। ये आज भी डेल्फ में दो फैक्ट्रीज हैं जो ये टाइल्स बनाती हैं, और आज की डेट में बहुत एक्सपेंसिव टाइल्स है। बीच में अभी देखेंगे बीकानेर का एम्बलम, बीकानेर का जो कोर्ट ऑफ आर्म है वो बीच में बिल्कुल सेंटर पे देखिए वहाँ लगा है। ये बीकानेर शहर का एम्बलम है, कोर्ट ऑफ आर्म है। दो टाइगर जो हैं वो ताकत को दिखाते हैं, ब्रेवरी को दिखाते हैं। उसके बीच में 3 बर्ड्स हैं, ये चील है, ये करनी माता का रूप है। मतलब बीकानेर शहर जो है करनी माता के आशीर्वाद से बसा है। और उसके ऊपर पेड़ देखिए, ये खेजड़ी का पेड़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है इस रेगिस्तान के लिए। और नीचे देखिए जय जंगलधर बादशाह लिखा है, ये एक टाइटल है जो महाराजा करण सिंह जी 9वें राजा थे उनको दिया गया जब उन्होंने औरंगजेब की नावें तोड़ी थी, क्योंकि औरंगजेब उनको कन्वर्ट करना चाहता था हिंदू से मुसलमान में। तब उस समय सभी राजाओं को बुलाया गया था। इसके बारे में अपन बात करेंगे जब इस पेंटिंग के सामने होंगे, तब आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। बट ये टाइटल जो बादशाह का है वो उस समय
बाकी जो राजपूताना की स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट थी, उन्होंने बीकानेर को दिया जय हो जांगलू, मतलब इस धरती को जांगल प्रदेश बोला जाता था। तो जय हो जांगलू धर मतलब धरती के बादशाह की, तो बादशाह का टाइटल बीकानेर के राजा करण सिंह जी, नवे राजा, उनको मिला। यहाँ पे आप पिलर देखिए, ये सिंगल पीस स्टोन है, ठीक है। जब ये बना था उस समय कोई मोटर कार गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो कैसे ये सिंगल पीस पत्थर लेके आए हैं, कैसे इसको कार्व किया, लगाया, ये सोचने लायक बात है कि क्या मैन पावर लगी होगी। ऐसे बहुत से अजूबों से भरा है ये किला। अभी इसके बाद अपन चलेंगे करण महल में। करण महल, जैसा मैंने बोला, करण सिंह जी जो थे नवे राजा थे बीकानेर के, और उनका महल देखने के लिए करण महल में चलेंगे। ये करण महल है, नवे राजा करण सिंह जी का महल, उनका प्राइवेट ऑडियंस रूम। बीच में देखिए चांदी का सिंहासन लगा है, मयूर सिंहासन चांदी का है। छत पे पंखा लगा है, मैनुअल फैन है, हाथ से खींचा जाता था, हाथ से खींच के हवा के लिए, ठीक है। कारपेट देखिए, ये जो गलीचा है, आज इसको हम अंग्रेजी में कारपेट, हिंदी में गलीचा बोलते हैं, बट इसका जो लोकल नाम है इसका जाजम है, और जाजम का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है। इसका बेस कॉटन है, ऊपर वेलवेट है, और सोने चांदी के तार से काम किया गया है, क्योंकि राजपरिवार के लिए द्वारा यूज किया जाता था। इसके अंदर जितनी भी पेंटिंग्स दिख रही है आपको दीवारों पे, देखिए सारी नेचुरल कलर से की गई है, स्टोन और वेजिटेबल कलर यूज किया गया है। और छत के ऊपर देखेंगे तो सारा मेल्टेड गोल्ड है, मेल्टेड गोल्ड और गोल्ड लीफ वर्क यूज की गई है। इस महल के अंदर दरवाजों को छोड़ के सारी जो पेंटिंग है पुरानी है, ओरिजिनल है, कोई रिस्टोरेशन रीटच नहीं किया गया, ओरिजिनल पेंटिंग्स है। दरवाजे जो है, दरवाजे पहले ऐसे ही पेंट किए गए थे, बट इनको रीडन किया गया, मतलब उन्हीं के ऊपर पुराने समय में इसको नेचुरल कलर के साथ पेंट किया गया था, अभी इसको रिस्टोर किया केमिकल कलर के साथ, तो थोड़ा सा शाइनी दिख रहा है, बट ओरिजिनली ऐसे ही पेंटेड थे ये। अभी अपन होली चौक से आए हैं तीसरे कोर्टयार्ड में, जिसको डांसिंग कोर्टयार्ड और कोरोनेशन कोर्टयार्ड कहा जाता है। और यहाँ पे ये देखिए चांदी का दरवाजा लगा है, ये चांदी का दरवाजा ओरिजिनली यहाँ पे नहीं था, ओरिजिनली ये यहाँ पे था जहाँ से अपन ने एंटर किया है ना, बट सिक्योरिटी की वजह से इसको अभी बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे लगा दिया, जिससे कोई छू नहीं सके। इस दरवाजे के पीछे कुछ नहीं है, दीवार ही है, बट ओरिजिनली वो वहाँ पे नहीं था, ओरिजिनली ये इस जगह पे था जहाँ से अपन ने एंटर किया है। ये जो टाइल्स हैं देखिए आपको इस कोर्टयार्ड के अंदर, ये टाइल्स ज़्यादा पुरानी नहीं है, करीब 100 साल पुरानी है। मोजाइक टाइल्स है, इटली से लाई गई, इटालियन टाइल्स, इटालियन मोजाइक फ्रॉम सिसिली। अभी अपन देखने को ले चलेंगे बादल महल। बादल महल 19वें राजा सरदार सिंह जी जो थे उनके द्वारा बनाया गया है। वो अभी अपन थार डेजर्ट के सेंटर में, थार डेजर्ट जो है यहाँ पे बरसात बहुत रेयर थी, बहुत कम होती थी, तो इस रूम के अंदर आर्टिफिशियल बरसात बनाएगी, इसके अंदर बादल बनाए, बिजली बनाई, और दीवार के अंदर एक टैंक फिट कर दिया। जब भी राजा अंदर होते थे तो उस टैंक को पानी से भर दिया जाता था, और उस टैंक के ऊपर एक राउंड शेप का ब्रास वॉल लगा है, तो जैसे ही वॉल को खोलते थे तो उस टैंक से पानी गिरता था, जैसे फाउंटेन से गिर रहा है, और लगता है जैसे बरसात हो रही है। जब पूरा फ्लोर पानी से भर जाता था तो एक पंखा, मैनुअल फैन जो अपन ने करण महल में देखा, वैसा पंखा इसमें भी लगा हुआ था, और उससे हवा आती थी, तो आर्टिफिशियल बरसात ऐसे क्रिएट होती थी। और फिर ये मयूर वीणा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये मयूर वीणा है, ये नॉर्थ इंडिया का पुराना इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और उस तरफ देखिए जिसको गरुड़ वीणा बोला जाता है, रुद्र वीणा भी बोला जाता है, ये साउथ इंडिया से लाया गया है गरुड़ वीणा, रुद्र वीणा। ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति है जो गोलकुंडा से लाई गई, गोलकुंडा की है। और जो मैंने बताया था आपको कि पानी का टैंक, तो ये पुराना एयर कंडीशनर सिस्टम है, इसको पानी से भर दिया जाता था। ये ब्रास का वॉल लगा है, इसको खोलने पे पानी यहाँ से गिरता था, जैसे लगता कि बरसात हो रही है। जब पूरा पानी, फ्लोर पूरा पानी से भर जाता तो पंखा कमरे को ठंडा करता था। फिर महाराजा उस संगीत का आनंद लेते थे इस रूम के अंदर, गर्मियों में भी लगता जैसे बरसात हो रही है। अभी अपन चलेंगे इस किले का सबसे सुंदर रूम देखने के लिए, अनूप महल। ऐसा सोने का काम आपको बीकानेर के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। बट उसको देखने से पहले अपन देखते हैं 19वें महाराजा सरदार सिंह जी की फोटो, जो 3D पेंटिंग है। 3D पेंटिंग है,
जो एक जर्मन पेंटर था एएच मूलर के द्वारा बनाई गई है। जहाँ से भी देखेंगे आपको लगेगा कि राजा आपको फॉलो कर रहा है, राजा की आंख से आप कभी भी बच नहीं सकते। ठीक है, तो ये 3D पेंटिंग एएच मूलर द्वारा बनाई गई है। और अभी अपन चल रहे हैं अनूप महल में। ये इस किले का सबसे सुंदर रूम है। ये रूम कोरोनेशन के लिए यूज होता था, राजतिलक के लिए होता था। 10वें महाराजा के बाद अनूप सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। और इसके अंदर 80 किलो से ज़्यादा, बताते हैं 80 किलो से ज़्यादा सॉलिड गोल्ड लगा है, मेल्टेड गोल्ड लगा है इसको डेकोरेशन में। इसके ये जो बीच में सेंटर में देखिए कुशन्स वगैरह लगे हैं, यहाँ पे राजतिलक होता था, राजा यहाँ बैठते थे, राजतिलक यहाँ होता था। और ऊपर देखिए, ऊपर जो पत्थर लगे हैं ये सारे रियल तो नहीं है, बट प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मिक्सचर है, वो लगाए गए हैं। और कॉर्नर पे देखिए ऑयल लैंप्स हैं, तो उस समय के ऑयल और बटर से जलते थे लाइट करने के लिए। और ये गलीचे जो हैं, ये गलीचे बीकानेर की जेल में बीकानेर के कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। आज भी बीकानेर की जेल में बहुत सुंदर गलीचे और दरिया बनाई जाती है। और बीकानेर शहर में भी बहुत बड़ा गलीचों का उद्योग है। मार्केट में नहीं आते क्योंकि मोस्टली जितनी भी फैक्ट्रीज है उनके फॉरेन से टाई अप है और बाहर एक्सपोर्ट होते हैं। बट बीकानेर में आज भी करीब 500 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होगी मेरे हिसाब से। दरवाजे जो है अखरोट की लकड़ी की है। अखरोट की लकड़ी सारी हिमालय से लाई गई है। हिमालय की अखरोट की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, तो बहुत बढ़िया कार्विंग की जाती थी इसके ऊपर। ये देखिए, बहुत सिंपल बट बहुत यूजफुल डोर स्टॉपर्स हैं। सिंपल बट क्लेवर। अपन ने बादल महल देखा, बादल महल में जितनी भी पेंटिंग थी वो सारी नई थी। मतलब पुराने समय में उसको ऐसे ही पेंट किया गया था, बट सब पेंटिंग्स को रिस्टोर किया गया है, रीडन किया गया है केमिकल कलर के साथ। बट आप यहाँ देखिए, ये ओरिजिनल पेंट है। बादल महल जो था ऐसे पेंट किया गया था, इस कलर के साथ पेंट किया गया था, तो ये ओरिजिनल बादल महल का पेंट है। अभी अपन चलते हैं राय निवास की तरफ। राय निवास जो है इस किले का सबसे पुराना भाग है, क्योंकि ये किला जैसे मैंने बोला राजा राय सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। राय सिंह जी जो थे 6ठे राजा थे बीकानेर के, उनका बनाया गया जो सेक्शन है उसको राय निवास कहा जाता है। और अभी चलते हैं राय निवास में। अभी अपन राय निवास के अंदर हैं। ये देखिए, ये माही मार्तिब है। माही मार्तिब मतलब रॉयल इंसिग्निया। बीकानेर के पास बहुत बड़ी और बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग आर्मी थी। और बीकानेर की आर्मी ने बहुत से युद्ध लड़े मुगलों के लिए, मुगलों के खिलाफ नहीं, मुगलों के सपोर्ट में। और जो मुगल थे बहुत इम्प्रेस थे बीकानेर की आर्मी के परफॉर्मेंस से। सो ये रॉयल इंसिग्निया बीकानेर की आर्मी को दिए गए मुगलों के द्वारा। ओरिजिनली ये जो रॉयल इंसिग्निया है ये न तो बीकानेर के हैं ना ही ये मुगलों के हैं। ओरिजिनली इनको ईरान में यूज किया जाता था एज ए ज़ोडिएक साइंस। ये राशि चिन्हों की जगह यूज किए जाते थे और मुगलों ने वहाँ से कॉपी किया। जब मुगल इंडिया में आए तो ये यहाँ पे भी पॉपुलर हो गया। बट हिंदुस्तान में इनका राशि चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ रॉयल इंसिग्निया है। जैसे आजकल आर्मी ऑफिसर्स को इंडिविजुअल मेडल मिलता है, उस समय में ये पूरी आर्मी को दिया जाता था। जब राजा चलते थे, राजा, उसके बाद ये माही मार्तिब, उसके बाद उनका सेनापति, प्रधानमंत्री, उसके बाद आर्मी, कोई देखता था तो उनको पता चलता था कि बीकानेर स्टेट कहाँ पे स्टैंड करती है मुगल एम्पायर में, उनका क्या स्टेटस है मुगल एम्पायर में। इधर देखिए, ये दरवाज़ा जो है, ये दरवाज़ा ओरिजिनल है, पुराना है। उसकी जो पेंटिंग है ये भी पुरानी है। इसके ऊपर लेकरिंग की गई है, लेकर वर्क किया गया है, बहुत ही सुंदर। महाराजा पदम सिंह जी की तलवार देखेंगे, राजा राय सिंह जी की वॉकिंग स्टिक देखेंगे। पदम सिंह जी की तलवार है, बताया जाता है कि वो बहुत तगड़े थे। उनकी तलवार 27 किलो की तलवार है, 27 किलो की तलवार लेके लड़ते थे, तो आप सोचिए कितने ताकतवर थे वो। और ये सीन जो है ये औरंगाबाद का सीन है। ये जो इंसान लाल कपड़े में है ये औरंगजेब का साला है। और ये बीकानेर के महाराजा पदम सिंह जी हैं। पदम सिंह जी ने औरंगजेब के साले का सर औरंगाबाद किले के दरबार रूम में ही काट दिया गया था, क्योंकि औरंगजेब के साले ने धोखे से महाराजा पदम सिंह जी के छोटे भाई जो थे उनको मरवा दिया था। जब उनको बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने औरंगाबाद किले के अंदर ही उस पर अटैक किया और मार दिया। इधर देखिए, ये वॉकिंग स्टिक है राजा राय सिंह जी की, 6ठे राजा जिन्होंने किला बनाया, उनकी वॉकिंग स्टिक है। ये अकबर की तलवार है। अकबर की तलवार बीकानेर के राजा को भेंट दी गई थी। पुराने समय में अपना हथियार शेयर करने का मतलब होता था कि वो इंसान आपके लिए बहुत ट्रस्टी है, मतलब उस पर आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं, उसी के साथ वेपन शेयर किया जाता था। और मुगल एम्परर अकबर जो था उसने अपनी तलवार बीकानेर के राजा के साथ शेयर की थी। और ये चंवर है,
ये फ्लाइज और मॉस्किटोज के मच्छरों के लिए नहीं है, मक्खियों के लिए नहीं है, हवा के लिए नहीं है। ये हिंदुस्तानी जो होता है बहुत सुपरस्टिशियस होता है। तो हम मानते हैं कि जब राजा बाहर निकलते थे बहुत सुंदर ड्रेस, बहुत सुंदर ज्वेलरी, सुंदर पगड़ी पहन के, तो एक इंसान आदमी उनके पीछे खड़ा होता था और चंवर करता था। हम मानते हैं कि इससे राजा जी को बुरी नज़र से, तो महाराजा को बुरी नज़र से, बुरी आत्माओं से बचाया जाता है। ये बुरी आत्माओं को दूर रखता है चंवर जो है। और इधर देखिए ये जो 4 फाइटिंग ड्रम्स हैं, निटल ड्रम्स हैं, जो युद्ध के दौरान यूज किए जाते थे, जाम्बोजी द्वारा दिए गए हैं। ऊपर शील्ड देखिए, ये सेरेमोनियल शील्ड है, इसके अंदर बीच में प्रीशियस स्टोन्स लगे हैं, कीमती पत्थर लगे हैं अंदर। और इस तरफ ये सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स हैं। ये स्वॉर्ड जो है, एक स्वॉर्ड राजा राव जोधा जी की है और एक तलवार जो है वो महाराजा गंगा सिंह जी की है। ये डैगर है, ये सरपेच है, सर पे पगड़ी बांधने के बाद इस गहने को बांधा जाता था पगड़ी के ऊपर। ये अंगूठी कम स्टैंप है, इसके ऊपर देखिए, ये एज ए अंगूठी है बट एज ए स्टैंप यूज की जाती थी। ये कॉर्न शेल्स हैं, शंख हैं जो राजाओं द्वारा यूज किए जाते थे। जैसे ही मैंने बोला, बीकानेर शहर जो है राव बीकाजी के द्वारा बसाया गया था। राव बीकाजी जो थे राव जोधा जी के 2nd नंबर लड़के थे। क्यों उन्होंने जोधपुर छोड़ा, वो वहाँ पे राजकुमार थे, और क्यों रेगिस्तान में आके उन्होंने एक नया शहर बसाया? क्योंकि उन्होंने उस समय 2 गलतियाँ की थी। एक तो वो दरबार में लेट पहुँचे, तो दरबार लगा था तो उस समय वो टाइम पे नहीं थे, लेट पहुँचे। दूसरा, जब महाराजा राव जोधा दरबार को संबोधित कर रहे थे तो वो उनको न सुन के अपने चाचा से, राव कांदल से बात कर रहे थे। ये बात राव जोधा जी को बुरी लगी। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा। जब कोर्ट खत्म हो गया तब वो राव बीकाजी के पास गए और बोला कि भाई तुम चाचा भतीजा क्या बात कर रहे थे कि आपको मेरी बात सुनने का समय नहीं था, क्या तुम नया राज्य बसाने की बात कर रहे थे? ये बात राव बीकाजी को बुरी लगी। उन्होंने बोला ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा बोलते हैं तब तो हम नया राज्य बसाएंगे। और उन्होंने इमीडिएट जोधपुर छोड़ा, 500 पैदल सैनिकों के साथ, 100 घुड़सवारों के साथ उन्होंने जोधपुर छोड़ा। यहाँ पे आए। फाइनली 1488 में करनी माता के आशीर्वाद से उन्होंने बीकानेर शहर बसाया। जब बीकानेर शहर बस गया, सब कुछ सेटल हो गया, तब राव बीकाजी के जो चाचा थे राव कांदल, वो भी उनको छोड़ के हिसार की तरफ नॉर्थ में चले गए। वहाँ पे एक राजा होता था सारंग खान को उन्होंने हराया और उसके राज्य पे उन्होंने कब्जा कर लिया। ये प्री मुगल पीरियड था। मुगल से पहले लोधी डायनेस्टी रूल कर रही थी और जो सारंग खान दिल्ली गया और लोधी राजा से मदद मांगी और उन्होंने राव कांदल पे लोधी राजा की मदद से वापस अटैक किया और राव कांदल जी को खत्म कर दिया। जब राव बीकाजी को ये न्यूज़ मिली तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसी समय अपने लोगों को बोला, जब तक मैं अपने चाचा के कातिलों को मार नहीं देता मैं कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं जल पान कुछ भी नहीं लूँगा। और राव जो कांदल जो थे राव जोधा जी के भाई भी थे, तो बीकानेर और जोधपुर आर्मी ने कंबाइनली मिलके राव सारंग खान पे अटैक किया। बट इस समय बीकानेर जो था बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रांग हो गया था। राव बीकाजी जवान भी थे, तो ये युद्ध जो है राव जोधा जी की बजाय राव बीकाजी ने लीड किया और राव बीका ने सारंग खान को उस युद्ध के अंदर मार दिया। बट अनफॉर्चुनेटली अब आगे से राव बीकाजी के जो बड़े भाई थे, राव जोधा जी के जो बड़े लड़के थे, उनका भी इस युद्ध के अंदर वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और जब राव जोधा ने राव बीकाजी को देखा तो उनको थोड़ा सी शंका हुई कि अब राव बीका ही मेरा सबसे बड़ा लड़का है, तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे शब्दों की वजह से ही ये जोधपुर छोड़ के जो निकल गया था और अपना नया राज्य बसाया है। हो सकता है फ्यूचर में ये जोधपुर पे भी क्लेम करे। तो उन्होंने अपने लड़के से 2 वचन मांगे कि तू कभी भी अपने भाइयों पे अटैक नहीं करेगा, मतलब बीकानेर कभी भी जोधपुर पे अटैक नहीं करेगा। दूसरे उन्होंने कुछ जमीन वगैरह मांगी थी। राव बीकाजी ने वचन दिया कि वो जोधपुर पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, अपने भाइयों पे कभी अटैक नहीं करेंगे। और उन्होंने जो जमीन मांगी वो भी राव जोधा जी को दी, लेकिन इसके एवज में उन्होंने बोला कि मैंने अपना बड़ा भाई खोया इस युद्ध के अंदर और आज मैं राठौड़ वंश का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो जितने भी एयरलूम्स हैं, मतलब जो राज परिवार की बिलोंगिंग्स है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जो एयरलूम्स हैं राठौड़ वंश के, वो एयरलूम्स मुझे बीकानेर में चाहिए, न कि वो जोधपुर में रहे। मैं चाहता हूँ कि वो बीकानेर में रहे। राव जोधा जी ने बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे हैं, मुझे भी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मिले थे। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद क्लेम करके ही जोधपुर से कलेक्ट कर लेना। राव बीकाजी ने एग्री किया। उसके बाद राव जोधा जी जोधपुर चले गए, बीकाजी सेना लेके बीकानेर आ गए।
कुछ समय बाद जब राव जोधा जी का देहांत हुआ तो राव भिकाजी ने क्लेम किया जोधपुर से एयरलूम्स के लिए, बट राव भिकाजी के जो दूसरे भाई थे उन्होंने देने से मना कर दिया, बोला ये तो जोधपुर के हैं, जोधपुर में रहेंगे। तब राव भिकाजी ने वो वचन तोड़ दिया और बीकानेर ने जोधपुर पे अटैक किया। बट बिना किसी युद्ध के, बिना किसी लड़ाई के बाद में ये राजे चिन्ह जो हैं वो राव भिकाजी को दे दिए गए, जो आज भी इस किले में संरक्षित है। जैसे आप देखिए ये भुंजाई देग है, ये भुंजाई देग पूरा ओरिजिनल है जो जोधपुर से उस समय लाए गए थे। दोनों तरफ 2 भुंजाई देग है। और आप पीछे देखिए वो राव चुंडा जी का ड्रम है, नगाड़ा है उनका। अभी अपन ने एक चांदी का सिंहासन देखा है और उसके बाद अपन एक और चंदन का सिंहासन देखेंगे जो 1212 में कन्नौज से लाया गया। और इस पेंटिंग में देखिए राव भिकाजी अपने पुराने चिन्हों को लेके जोधपुर से बीकानेर की तरफ आ रहे हैं। ये राव भिकाजी सफेद घोड़े पे बैठे हैं। ये जो मैंने भुजाई देख दिखाए वो है। ये राव चुंडा जी का ड्रम है जो मैंने दिखाया। और ये चंदन का सिंहासन है जो आगे गंगा महल में अपन देखेंगे। और बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड में जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है। जो राजा थे बीकानेर और जोधपुर के, ये बिलीव करते थे कि वो सूर्यवंशी है, तो उनकी ध्वजा पे देखिए सूर्य भगवान विराजमान है। अभी अपन ने करण महल में जो पेंटिंग देखी थी, मैंने बताया सारी ओरिजिनल है, बट यहाँ पे देखिए ये सारी नई पेंटिंग है। पहले भी इसको ऐसे ही पेंट किया गया था, लेकिन कलर चला गया। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उन्होंने हाथ लगा के इसको खराब कर दिया, तो इस सबको नया कर दिया है। बट आप छत पे देखिए, छत और बॉर्डर पे जो है वो सारी पुरानी ओरिजिनल पेंटिंग्स है। और यहाँ पे भी देखिए ये जो पेंटिंग है ये भी बिल्कुल पुरानी है, बट इसके जो बॉर्डर है उसको नया कर दिया और जो प्लास्टर है उसको साफ किया गया, जिससे कि लगता है कि ये पेंटिंग भी नई है, बट ये नई नहीं है, ये सारी पुरानी है। और उधर देखिए आप, ये अभी अपन देखेंगे सूर्य भगवान की मूर्ति है। ये सूर्य भगवान ओरिजिनल यहाँ पे नहीं थी, ओरिजिनली ये मंदिर में ही थी, लेकिन मंदिर अभी टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया है, तो ये मूर्ति यहाँ लगाई गई है। सूर्य भगवान की मूर्ति 7 घोड़ों के साथ। 7 घोड़े यहाँ पे 7 दिनों को रिप्रेजेंट नहीं करते। 7 घोड़े जो हैं वो सूर्य भगवान के 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उस समय अपन ने नेकेड आई से सूर्य भगवान के 7 रंगों को ही पहचान पाए थे। तो हर घोड़ा जो सूर्य भगवान के रथ का है वो सूर्य भगवान के एक रंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अब अपन चलेंगे राजा रानी का बेडरूम देखने, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, ये चंद्र महल है, ये फूल महल है, ये रानियों के महल थे। इसको भी अंदर से जाके देख सकते हैं, उसके लिए अलग से टिकट लगती है। वो टिकट लेके आप अंदर जाना चाहें तो कोई भी जा सकता है, लेकिन ऐसे ही रूम अपन ऊपर देखेंगे तो अपन इनको नहीं देखे सीधा बेडरूम की तरफ चलते हैं। अपन राजा रानी का बेडरूम देखेंगे। ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी से ऊपर जा सकते हैं, और जिनको चढ़ने में तकलीफ हो, जो चढ़ने में तकलीफ होती है, कोई बूढ़ा आदमी है, उनके लिए वहाँ पे लिफ्ट भी लगी है। उसका कोई चार्ज नहीं है। इस लिफ्ट से भी ऊपर जा सकता है। लिफ्ट से ऊपर आराम से जाके आराम से देख सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जो जा सकता है उसको सीढ़ियों से जाने के लिए बोला जाता है। देखिए सीढ़ियाँ बहुत नैरो है, बहुत स्टीप है। इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए नैरो हो गई। नैरो इसलिए कर दी कि एक साथ एक से ज़्यादा आदमी नहीं चढ़ सके और हैवी आर्मर के साथ नहीं चढ़ सके। स्टीप है तो अगर ऊपर 2 सोल्जर खड़े हैं तो वो पूरी आर्मी को रोक सकते थे। अगर ऊपर रानियां हैं और दो सिपाही ऊपर हैं, बाकी आर्मी नहीं है, कोई अटैक कर दे तो वो जब तक 2 सिपाही ऊपर खड़े हैं वो किसी को भी ऊपर आने नहीं देंगे, क्योंकि एक एक करके आदमी आएगा। और अगर वो राइट में जाएगा तो लेफ्ट वाला उसको मार देगा, और लेफ्ट में जाएगा तो राइट में जो सिपाही खड़ा है वो उसको मार देगा। तो ये पूरा सुरक्षा के लिए इतने समय में रानियों को काफ़ी समय मिल जाता था अपने आप को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए। यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर एक कातरियासर गाँव है। कातरियासर में सिद्ध जाति के लोग रहते हैं, और सिद्ध जाति के लोग विश्वास करते हैं कि उनको सिद्धि प्राप्त है, और वो इन तलवार पे, ब्लेड्स पे, स्पाइक्स पे, नेल्स पे डांस करते हैं, आज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि पुराने समय में, आज भी करते हैं। रेगुलरली नहीं, ओकेजन्स पे, फंक्शंस, फेस्टिवल होता है तब हम उनको इनवाइट करते हैं। वो आज भी आके इनके ऊपर नंगे पाँव डांस करते हैं, वो बेयरफीट डांस करते हैं, अंगारों पे डांस करते हैं, जलते हुए कोयलों को मुँह में रख लेते हैं, वो सब परफॉर्म करते हैं। और ये पुराना इच्छापुर हनुमान जी का मंदिर है। और ये कोई ट्रिक ही है, कोई वैसा नहीं है, मैजिक नहीं है। ये इनको टच करके देखिए आप, बहुत शार्प है। और ये पूरे शरीर का वजन इसके ऊपर डालते थे। ये पुरानी टेबल कुर्सी लगी है राजा रानी के लिए, चौपड़, पासे, कार्ड्स, अदर जो दूसरे गेम होते थे जो खेलने के लिए ये टेबल कुर्सी यूज़ की जाती थी। अभी अपन
पुराना बगीचा देखेंगे पहले। जो पार्ट अपन विजिट कर रहे हैं वो ट्रस्ट को डोनेट किया गया है, लेकिन ये जो पार्ट है वो आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वहाँ पे एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है। उधर देखिए वो जो पोर्शन है वो कैवलरी के लिए था, घोड़ों की फौज के लिए था। जो लाल झंडा उधर दिख रहा है वो आर्टिलरी थी, तोपखाना था। वो उधर जो थोड़ा टूटा हुआ सा दिख रहा है वो बीकानेर की पहली प्रिंटिंग प्रेस है, छापा खाना। और उस तो साइड में रूम है वो शाही जेल है। शाही जेल बोल दो, आइसोलेटेड प्लेस बोल दो। अपन चलेंगे गज मंदिर। गज मंदिर को एज ए बेडरूम यूज किया जाता था, लेकिन उससे पहले अपन एक झूला देखेंगे जो 17वीं शताब्दी का मध्य का है, मतलब 1650s का है शायद। ये कृष्ण झूला है, कृष्ण भगवान का झूला है। और जन्माष्टमी के समय यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है, कृष्ण लीलाएं गाई जाती है। लड्डू गोपाल जो बाल कृष्ण है उनको बीच में रख के झूला झुलाया जाता है। और जितनी भी डॉल्स दिख रही हैं ये सारी गोपियां हैं, ठीक है। आप देखिए हर गोपी दूसरी गोपी से इंटरकनेक्टेड है तार से। जब ये झूला झूलता था तो गोपियां डांस करती थी, मूव करती थी। ये 17वीं शताब्दी 1650 के मध्य की इंजीनियरिंग देखिए आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए, मैकेनिज्म देखिए। उसमें नए कंप्यूटर थे, नए इलेक्ट्रिसिटी थी, सारा मैनुअल उन्होंने तैयार किया है। इधर आइए, अभी अपन बेडरूम देखेंगे। यहाँ पे 2 बेडरूम है, एक छोटा एक बड़ा। ये छोटा बेडरूम है, ये सर्दियों के लिए यूज किया जाता था क्योंकि सर्दी में बहुत ठंड होती है सर। यहाँ पे करीब -5 तक चला जाता है कई बार रात को, शहरों में नहीं, रेगिस्तान में। तो छोटी सी आग जलाने से फटाफट कमरा गर्म हो जाए। और जो बेड है, बेड का साइज देखिए बहुत छोटा है। ये भी सिक्योरिटी के लिए है कि कोई बेड के नीचे नहीं छुप जाए। जब सोते थे पैर हमेशा बताया जाता है कि जमीन पे रहे, तो इनकेस अगर कोई उनको बांध भी दे तो बिस्तर को पीछे लेके खड़े हो जाए। तो ये सर्दियों का बेडरूम है। अभी अपन चलेंगे गर्मियों का बेडरूम को देखने के लिए, शयन कक्ष, गर्मियों का शयन कक्ष। इसमें देखिए बेड का साइज छोटा है लेकिन बेड में हुक्स लगे हैं, तो एज इसको स्विंग भी यूज कर सकते थे। इसमें सारा कांच लगा है और गैलरी में देखिए रंगीन कांच लगा है। जब सारी खिड़कियां को, आज तो ये थोड़ा डस्ट की वजह से गंदा हो गया, बट पुराने समय में ये क्रिस्टल क्लियर था। जब सारी खिड़कियां खोल दी जाती थी तो रंगीन रोशनी आके पूरा रूम जो है बहुत रंगीन हो जाता था। और बेडरूम को तो रंगीन होना ही चाहिए। ये देखिए दरवाजों पे हाथी दांत का काम किया गया है, बहुत सुंदर हाथी दांत का काम। रूम्स के पैरेलल ये गैलरी है। सपोज अगर राजा इस रूम में है, राजा रानी इस रूम में है, तो क्या करते हैं कि इस गैलरी की लास्ट विंडो खोल देते थे और जिस रूम में राजा रानी है उस रूम का विंडो खोलते, जिससे कि गर्म हवा गैलरी में एंटर होकर जब तक राजा के रूम तक पहुंचती थी तो वो ठंडी हो जाती थी। और हवा का एंट्री जो है वो हमेशा बड़ी खिड़की होती थी और जो एग्जिट है हवा का वो छोटी खिड़की होती है, जिससे कि हवा का जो ब्लो है वो कंटिन्यू बना रहता था। इसको आज क्या वेंटुरी सिस्टम बोलते हैं। जेट जो है वो भी इसी सिस्टम के ऊपर काम करता है। ये बहुत बढ़िया वेंटिलेशन किया गया है इस महल के अंदर। और ये एंट्रेंस है राजा रानी के सर्दियों के बेडरूम का। ये बेडरूम था तो किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता था। ये जो आप पीछे देखते हैं यहाँ पे, ये नौकरों के लिए जगह है। सर्वेंट्स यहाँ वेट करते थे राजा रानी के ऑर्डर लेने के लिए। ये सर्वेंट्स थे हमेशा फीमेल या यूनिक्स होते थे। मेल सर्वेंट्स को लेडीज अपार्टमेंट में नहीं आने दिया जाता, जनाना रोडी में नहीं आने दिया जाता था। इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हरम ये प्योर हिंदू किला है, इसमें हरम नहीं होता था। इवन राजा भी अगर आके रानी को, औरतों मतलब लेडीज को कुछ बोलना होता था तो पहले अनाउंस होता था कि राजा जी इस समय आ रहे हैं, और जो औरत चाहती वो अपना फेस वगैरह ढक सकती थी, पर्दा रख सकती थी। तो हरम जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ईरानियों का महल है। और ये पेंटिंग है भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी और पवन पुत्र हनुमान जी का मिनीचर आर्ट है। बीकानेर स्कूल के द्वारा की गई है। बॉटनिकल स्टाइल है इनका। और ये लक्ष्मीनाथ जी मंदिर की पेंटिंग है। लक्ष्मीनाथ जी जो हमारे बीकानेर के राजपुरा के इष्ट देव हैं, इनकी मूर्ति भी एज ए एयरलूम जोधपुर से लाई गई थी। ये मंदिर जो है अभी पुराने शहर में है, राती घाटी के ऊपर, वहाँ पे स्थित है। अब अपन चलेंगे डूंगर निवास की तरफ। डूंगर निवास, जो डूंगर सिंह जी जो थे वो 20वें राजा थे बीकानेर के, आखिरी राजा थे जो इस महल, इस गढ़ में रहे, इस किले में रहे। इसके बाद राज परिवार जो है यहाँ से शिफ्ट होके नए महल में चला गया था 1902 में। तो आखिर
आखिरी राजा जो इस महल में रहे वो डूंगर सिंह जी थे। और अपन चल रहे हैं डूंगर निवास की तरफ। ये अपन चल रहे हैं डूंगर निवास की तरफ। भूल भुलैया जैसा लग रहा है, लेकिन अब कथावाचक के साथ, गाइड के साथ आएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए के अंदर ऑडियो गाइड भी है। ऑडियो गाइड का सहारा भी लिया जा सकता है। और हर जगह पे नंबर्स लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, तो आप नंबर से प्ले करके इजीली आप बिना किसी तकलीफ के इस महल को घूम सकते हैं। ये डूंगर निवास है। ये इस किले का आखिरी रूम है जहाँ पे आपको सुंदर पेंटिंग्स वगैरह मिलेगी। इसके बाद अपन चलेंगे उस सेक्शन में जो 1937 में बना। नए सेक्शन में अपन को पुरानी पेंटिंग की जगह नई कार्विंग मिलेगी। लाल पत्थर पे, लाल सैंडस्टोन पे कार्विंग की गई। ये महाराजा डूंगर सिंह जी हैं, 20वें राजा, आखिरी राजा जो यहाँ पे रहे। इसके बाद 21वें राजा जो थे, 21वें राजा इन्हीं के भाई थे, इन्हीं के छोटे भाई थे महाराजा गंगा सिंह जी, जिनको महाराजा डूंगर सिंह जी ने गोद लिया और फिर वो राजा बने और उन्होंने महल बना दिया जहाँ पे राज परिवार आज रहता है। अब अपन इस सेक्शन में, ये लेडीज के लिए होता था और यहाँ से नीचे देखेंगे तो ये दीवाने आम है, पब्लिक ऑडियंस रूम है जहाँ पे राजा जी डिसीजन लेते थे, अवार्ड, पनिशमेंट सब दिया जाता था। और जहाँ पे अपन खड़े हैं यहाँ से रानियाँ देखती थी, तो रानियाँ कोर्ट की सारी एक्टिविटी देख ले और उनको कोई नहीं देख पाए, इसके लिए जाली लगाई गई है। रानियाँ यहाँ से पूरी जो दरबार के अंदर क्या चल रहा है उससे अवगत रहती थी और उनको कोई नहीं देख पाता था। जैसा मैंने बोला, आपको नए सेक्शन में आपको कार्विंग दिखेगी, पुराने सेक्शन में इतनी सुंदर पेंटिंग देखी। तो ये देखिए, ये नया सेक्शन है। ये 1937 का जो पार्ट है, कंस्ट्रक्शन है, वो है। और यहाँ पे पेंटिंग के बजाय आपको सुंदर कार्विंग, नक्काशी, पत्थरों की नक्काशी दिखेगी और गंगा सिंह जी के द्वारा बनाई गई है। जैसे मैंने बताया, इसको डिजाइन किया था सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने। पुरानी मशीन गन्स है, जर्मन मशीन गन्स है, जर्मनी के द्वारा यूज की गई थी। जर्मनी से कैप्चर करके बीकानेर की आर्मी को, बीकानेर के राजाओं को एज ए वॉर सोविनियर, युद्ध की निशानी के रूप में दिए गए। जैसे मैंने बोला, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने ऊँटों की आर्मी बनाई और उस आर्मी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में। तो ये सारे युद्ध के चिन्ह के रूप में बीकानेर को राजा को दिए गए थे। ये पुराने भाले, स्पीयर्स हैं, नाइफ्स हैं, डैगर्स हैं, तलवारें हैं, ये आपको देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद अपन देखेंगे राजा का मॉडर्न बेडरूम, जो नया बेडरूम बना था 1937 में, वो देखेंगे। उसको भी वेपन म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट था ये ओरिजिनल बेडरूम। राजा का बेडरूम है, महाराजा गंगा सिंह जी का बेडरूम है। यहाँ देखिए 35 किलो की बंदूक है। इस बंदूक का वजन 35 किलो है। उधर देखिए वो बंदूक जो बताते हैं वो 50 किलो की। हमने कभी इनका वजन, तलवार का, बंदूक का वजन नहीं किया, बताते हमने, हमारे जो सीनियर ने बताया वही हमने बता दिया आपको। 35 किलो, 50 किलो। जब ये बंदूकें इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसमें बुलेट्स नहीं लगते थे, जिसके अंदर गन शॉट्स, छर्रे लगते थे और बारूद लगता था। तो आप ये देखिए, जो छोटे छोटे पाउच हैं, ये गन पाउडर्स के लिए है। अपन ने वो जो डैगर देखे बहुत सिंपल थे, वो आप इधर देखिए बहुत नेस्टी है। इसको अगर दबाने से ये काम करता है सीजर की तरह, मतलब ये खुलता है, अंदर डाला ये क्या तो सब कुछ बाहर। और वो हेलमेट जो है वो अंग्रेजी हेलमेट है। मोस्टली जितने भी हेलमेट है ये अंग्रेजी हेलमेट है, अंग्रेजी सेना द्वारा यूज किया गया था वर्ल्ड वार के दौरान। और बीकानेर के राजा को जो वॉर सोविनियर दिए गए। ये जो पुरानी शील्ड्स हैं वो हैं, ये पंखे, झूमर, ये इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारे इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड से लाए गए उस समय, ओरिजिनल हैं और सभी आज काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऐसे ही लगे हैं, आज भी सब के सब हीटर भी काम करता है, पंखा भी काम करता है, सब उस समय से काम कर रहे हैं, झूमर भी काम करते हैं, सब काम करते हैं। ये इंग्लिश मशीन गन्स है, वाटर कूल्ड मशीन गन्स है, इसमें पानी डाल के यूज किया जाता था जिससे कि बैरल गर्म नहीं हो। राजा का ड्रेसिंग रूम देखेंगे, ये राजा का ड्रेसिंग रूम है, महाराजा गंगा सिंह जी का ड्रेसिंग रूम है। ये जो कांच है सारे बेल्जियम से लाए गए हैं। वो देखिए, वो महाराजा गंगा सिंह जी की पेंटिंग है। ये महाराजा गंगा सिंह जी के बड़े भाई डूंगर सिंह जी की पेंटिंग है। डूंगर सिंह जी और लाल सिंह जी के पिताजी थे, डूंगर सिंह जी और गंगा सिंह जी के पिताजी थे लाल सिंह जी। तो वो जो पेंटिंग है वो महाराजा लाल सिंह जी की पेंटिंग है। और इधर देखिए, ये गंगा सिंह जी के डॉटर हैं चांद कंवर बाईसा की पेंटिंग लगी है यहाँ पे। और यहाँ पे बीकानेर की सबसे लंबी बंदूक देखेंगे, ये 12 फुट लंबी बंदूक है,
4 मीटर लंबी बंदूक है। यहाँ से लेके वहां तक इसकी जो लंबाई है 4 मीटर है, 12 फुट है। अभी अपन ड्रेसिंग रूम से चल रहे हैं गंगा महल में, गंगा निवास और गोल्डन जुबली कोरोनेशन रूम बोल सकते हैं इसको। इसको 14 साल लगे बनाने में, 14 साल लगे इसको बनाने में। और देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की है रेड सैंडस्टोन पे, लगता है जैसे लकड़ी है बट लकड़ी नहीं, सारा का सारा पत्थर है। आप इमेजिन कीजिए क्या मैन पावर लगी होगी उसको कार्व करने में 1914 की। और ये चंदन का सिंहासन है, ये पुराना इंपीरियल थ्रोन है, पुराना इंपीरियल सिंहासन है राठौड़ वंश का, राठौड़ कुल का, जो कन्नौज से 1212 में लाया गया था। सभी पुराना है। 1212 में कन्नौज से मारवाड़ में आया, फिर उसके बाद यहाँ बीकानेर आया। ये भी एज ए राजचिन्ह, जैसे मैंने बताया एयरलूम्स, तो एक एयरलूम्स के रूप में लाया गया है। यहाँ पे बेहतरीन नमूने अलग अलग हथियार के आप देखिए, यहाँ देखते हैं तो ये अलग अलग तलवारें हैं जिनकी सुंदर हिल्ट्स हैं, बट खासियत देखिए इन तलवारों में छोटी छोटी पिस्टल्स भी है। ये बिल्कुल नया समय था जब किसी को पता नहीं होता था कि पिस्टल, बारूद, बंदूक जैसी कोई चीज़ होती है, ये इसमें इनमें लगाई गई। ये इधर देखिए, ये जो डैगर बता रहा था मैं आपको, जो बहुत ही खतरनाक है, जिसको दबाने पे कैंची की जगह जैसे सीजर काम करता है, इस डैगर के अंदर फिर 2 छोटी पिस्टल जैसी लगी हुई है। 2 पिस्टल बारूद डाल के शॉट्स लगाए जाते थे जैसे कि दुश्मन को पता ही नहीं चले। अलग अलग कलाकारी यहाँ पे देखिए, इतनी सुंदर हिल्ट्स है, ये सोने चांदी का काम किया गया है, हाथी दाम का काम किया गया है इनके ऊपर। मयान पे देखिए सारा सोने का काम है, सबकी सब एंटीक है। ये अलग अलग चक्कू, छुरे, बर्छे, किसी पे हाथी दांत का काम है, किसी पे चांदी का काम है, किसी पे क्रिस्टल का काम है। वहाँ पे राजा का जो चेन मेल है, युद्ध के लिए जाते थे तो वैसे बख्तरबंद पहनते थे। ये सेरेमोनियल ड्रेस है, सेरेमनीज में पहना जाता था। ये जो मैंने बताया, महाराजा गंगा सिंह जी को 2 अवार्ड मिले, किंग जॉर्ज V, द एम्परर ऑफ द ब्रिटिश एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ही विजिटेड इंडिया। वो इंडिया में आए थे 1911 में, तो इनको 2 मेडल दिए गए थे, GCSI, GCI। और महाराजा जो गंगा सिंह जी थे ये ADC भी थे किंग जॉर्ज V के, उनकी इंडिया की विजिट के दौरान। ये महाराजा गंगा सिंह जी का पर्सनल ऑफिस डेस्क है, उनके टीचर सर ब्रायन का फोटो लगा है, उधर महाराजा सादुल सिंह जी का फोटो है। ये महाराजा गंगा सिंह जी का पर्सनल ऑफिस डेस्क है। ये पुराना EPABX है, एक्सचेंज है, किले का इंटरकॉम है। गंगा सिंह जी पहले भारतीय थे जो जनरल बने इंग्लिश आर्मी में, तो ये जो उनकी यूनिफॉर्म्स हैं एज ए जनरल, वो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लगाई गई है। आप देखिए, ये अंग्रेजी आर्मी में थे तब उनकी यूनिफॉर्म यूज़ करते थे। महाराजा गंगा सिंह जी की पोर्ट्रेट देखिए, बहुत सुंदर फोटो है। महाराजा गंगा सिंह जी स्कॉटलैंड में बड़े हुए, नॉर्मली हिंदुस्तान में हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन ये चाकू, छुरी, चम्मच यूज़ करने लग गए। लेकिन अगर आप महाराजा गंगा सिंह जी ध्यान से देखेंगे तो उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। अगर वो चम्मच से खाते थे तो मूछों पे कुछ खाना नहीं लग जाए, तो इतना ध्यान रखते थे। चम्मच, चांदी की चम्मच देखिए, ये महाराजा यूज़ करते थे, जिस जो मूछों को खाने पे नहीं लगने देती थी, मूछों को खाने से अलग रखती थी। और यहाँ पे देखिए, ये वर्साई की ट्रीटी का फोटो है, पेंटिंग है, वर्साई ट्रीटी। ओरिजिनल पेंटिंग जो है वो जर्मन पेंटर मुलर के द्वारा बनाई गई है, बट ये उसकी कॉपी है, फोटो है उसकी। और महाराजा गंगा सिंह जी देखिए, इकलौते हिंदुस्तानी जो थे इसके अंदर है महाराजा गंगा सिंह जी जनरल बोथा के साथ। ये दीवान-ए-आम पब्लिक ऑडियंस रूम है जहाँ पे राजा डिसीजन लेते थे। आपने ये रूम देखा था वहाँ से, वहाँ पे जो झरोखे हैं वो औरतों के लिए, वहाँ से रानियाँ देखती थी। और ये रियल ओल्ड बाईप्लेन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। इसका नाम है डी हैविलैंड 9, DH9। ये 2 शूट डाउन प्लेन थे जो महाराजा गंगा सिंह जी को एज ए वॉर सोवेनियर प्रेजेंट किए गए। और जब महाराजा गंगा सिंह जी आए तो इन दोनों शूट डाउन प्लेन को लेके आए, और उसके बाद महाराजा डॉक्टर करनी सिंह जी ने दोनों जो प्लेन, टूटे हुए प्लेन थे, उनसे मिला के एक प्लेन असेंबल करके यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लगाया गया है। और ये हाथी के हौदे हैं जो लकड़ी के बने हैं, हाथी के ऊपर लगते थे। महाराजा आगे बैठते थे, उनके पीछे एक आदमी चंवर लेके बैठता था। और ये रियल लेपर्ड्स हैं, स्टफ के मसाला भर के लगाया गया है। और
वो भी एक सिंहासन है, थ्रोन है राजा का। पीछे जो है बीकानेर का एम्बलम लगा है, 2 शेर, 3 पक्षी, पेड़ और उनका जो टाइटल बादशाह का, जय जंगलधर बादशाह का टाइटल लगा है। ये दूसरा हाथी का हौदा है जो लकड़ी का है फिर से। और ये जो एलिवेटर पुराने समय में इस किले में लगी हुई थी, अभी इसको हटा के नई लिफ्ट लगा दी और इसको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए लगा दिया कि पहले ऐसी एलिवेटर्स स्टिगलर कंपनी की यूज़ की जाती थी इस किले के अंदर। अपन ने जो तलवार देखी थी 27 किलो की, वो महाराजा पदम सिंह जी ये हैं, उनकी तलवार है। और जो लाल कपड़ों में है वो औरंगजेब है। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था जो महाराजा पदम सिंह जी ने औरंगजेब के लिए लड़ा और जीता। तो औरंगजेब खुद अपने हाथी से उतर के बीकानेर के राजा के कपड़े साफ कर रहा है। ये बहुत बड़ा ऑनर था कि एम्परर ऑफ इंडिया आपके कपड़े साफ कर रहा है। ये जो होदा है पहले ये सिर्फ मुगल शासकों द्वारा यूज किया जाता था, बट इस युद्ध के बाद बीकानेर राज परिवार को भी ये ऑनर दिया गया और बीकानेर राज परिवार भी ऐसे होदे यूज कर सकता था। ये देखिए, ये जो पेंटिंग है ये गोलकुंडा की है। गोलकुंडा में जब बीकानेर आर्मी है मुगलों की तरफ से लड़ रही है, मुगलों के पक्ष में, मुगलों के खिलाफ नहीं, मुगलों की तरफ से गोलकुंडा की लड़ाई हो रही है। और इधर आइए, यहाँ तक जो भी पेलिंगन थी सब राजाओं की थी, मेल्स की थी। अब ये देखिए, ये चांदी से बनी हुई है और ये कवर है तो ये रानियों के लिए है। वो पहले सारी राजा महाराजा के लिए थी, ये रानियों के लिए है। और ये महाराजा करण सिंह जी 90वें राजा हैं बीकानेर के, जो औरंगजेब की नाव तोड़ रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब सभी राजपूत राजाओं को कन्वर्ट करना चाहता था, हिंदू से मुसलमान बनाना चाहता था। तो सब लोग अपने धर्म बचाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब की खिलाफत कोई नहीं करना चाहता था। तब बीकानेर के महाराजा करण सिंह जी ने पहला कदम उठाया और उन्होंने औरंगजेब की नावें तोड़ी। और इसी समय बीकानेर के राज परिवार को, बीकानेर के राजाओं को जय जंगलधर बादशाह की पदवी दूसरे जो राजपूत शासक थे राजपूताना के, उनके द्वारा दी गई। विजिट था ये पूरा हुआ। अभी आइए, अब दिखाते हैं जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था उसी कोर्टयार्ड में वापस आ गए हैं। मंदिर चौक से अपन ने स्टार्ट किया था और मंदिर चौक में अपन वापस मंदिर चौक में एक पूरा चक्कर लगा के आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये किला पसंद आया होगा। धन्यवाद।